नमस्ते दोस्तों, काव्य वृष्टि पेज पर मैं डॉक्टर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, ऐसा ही विषय लेकर आज हम आपके सामने आए हैं और मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। परोपकार की भावना सही मायने में इंसान को इंसान बनाती है और आज हमारे मेहमान डॉक्टर उदय मोदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि समाज सेवा की दुनिया में एक बहुत जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर उदय मोदी जी, मैं आपका काव्य वृष्टि फेसबुक पेज पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत थैंक यू बहुत वेरी स्वागत है। मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हम मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप पर सटीक बैठेंगी। उसी उदार जी। की कथा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। और ये पंक्तियां जो मैं पढ़ रही थी तो यकीन मानिएगा सर, आपका चेहरा मेरे सामने आ रहा था कि मोदी जी पर बिल्कुल सटीक लाइनें ये बैठती हैं। और मोदी जी, आपका परिचय मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर मोदी, डॉक्टर उदय मोदी जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इनकी संस्था श्रवण टिफिन सेवा ये चलाते हैं, जो ये संस्था इन्होंने 13 वर्ष पहले शुरू की थी और 11 लोगों से शुरू की थी। आज इसमें 300 लोग हो गए हैं। 300 लोग माने 300 बुजुर्ग हो गए हैं जो हेल्पलेस हैं। उनकी सहायता हमारे डॉक्टर उदय मोदी जी करते हैं। मैं आपको तहे दिल से साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपनी इस संस्था के बारे में आप अपने मुख से बताएंगे तो हमारे दर्शकों को आपके संघर्ष के बारे में और आपके काम के बारे में पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी मैम, ये जो यज्ञ है वो आज से 13 साल पहले शुरू हुआ है मैम। पहले तो पता नहीं था कि इतने बुजुर्ग जो है वो इतने परेशान होते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग मेरी क्लिनिक में आया, अक्सर आते रहते थे पेशेंट के रूप में, लेकिन उस समय आके वो बहुत रोए। तो मैंने उसको पूछा, अंकल आपको तकलीफ क्या है, मुझे बताइए, मैं आपकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आपको तकलीफ क्या है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे 3 बेटे हैं, मेरी वाइफ को पैरालाइज है और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पोजीशन हमारी ऐसी नहीं जो बाहर से लाके कुछ खा सके, परचेस करके कुछ ला सके, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। तो ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि अपना देश, भारत देश जो है वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ पला है, संस्कारों के साथ बड़ा हुआ है। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि जगह का प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, जनरेशन गैप समझ में आ सकता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे, वो बात आज से 13 साल पहले मेरी समझ में नहीं आ रही थी और आज भी समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने उसको बोला कि अंकल मेरे घर से टिफिन आएगा, आप घर पे जाइए और कल से आपके घर पे टिफिन पहुंच जाएगा। मैंने घर पे आके मेरी वाइफ को बताया कि आज ऐसा एक आया था पेशेंट, उसने ऐसी ऐसी बातें बताई। तो बोले कि जितने आजू बाजू में है देखते हैं, जितने का कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पैम्पलेट छपवाई है, कुछ बैनर लगवाई है धार्मिक स्थलों पे। तो पहले ही वीक में कुछ 11 नाम मेरे पास आए। अरे वाह, और ये तो आपने तरीके से प्रचार किया कि मैं इस तरीके की सेवाएं प्रदान करता हूँ, आइए और मेरी सेवाएं लीजिएगा। जी सर। बिल्कुल। तो पहले ही वीक में कुछ मेरे पास 11 नाम आए। ओके सर। तो वो जर्नी मेरे घर से शुरू हुई। धीरे धीरे टिफिन की संख्या 1 महीने में लगभग 70 के पार हो गई। तो मुझे लगा कि ये मुझे ऐसा लगा कि ये जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। ये जो मैं मान रहा था कि 2-5 लोग ऐसे रहेंगे जो दुखी है, लेकिन
ये समस्या बहुत बड़ी थी और उसके लिए मुझे फिर एक ट्रस्ट की रचना करनी पड़ी। तो मैंने मेरे पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट ओपन कर रखा था, तो उसमें ही मैंने थोड़े दिन के लिए चालू किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो माँ बाप है उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग कोई ट्रस्ट का या दान या धर्म का खा रहे हैं, तो मैंने फिर उसको नाम दिया श्रवण टिफिन सेवा, कि मैं आपका बेटा हूं और मुझे बेटा बन के देना है। तो आज से 13 साल पहले बस यही एक आदमी की दास्तां सुन के ये श्रवण टिफिन सेवा का जन्म हुआ है और आज 13 साल पूरा होके 14th ईयर शुरू हो रहा है। तो बस ये जर्नी की यही दास्तां है। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं सर, लेकिन मैं प्रश्न ये करना चाहूंगी, 13 साल से अनवरत आप इस कार्य में लगे हुए हैं, कौन सी ऐसी प्रेरणा है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्रेरित करती है इस काम को आगे तक ले जाने के लिए, अगली जनरेशन तक ले जाने के लिए, वो आप हमसे शेयर कीजिएगा। जी, एक बहुत साल पहले जब मैंने ये श्रवण टिफिन सेवा शुरू की, उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में एक 86 ईयर ओल्ड माँ जी मेरे क्लिनिक में आए। तो मैं मेरी केबिन में बैठा था, तो हमको जो कोई ऐसा ओल्ड एज और थोड़ा पुअर जैसा दिखता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो शायद टिफिन के लिए आए हैं या तो बोलने आए हैं कि हमको टिफिन चाहिए। तो मैं केबिन में बैठ के कैमरा में देखा कि कोई है जो ओल्ड एज वाले जो बिल्कुल पुअर दिख रही है दिखने में। तो मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि उसको माँ जी को बोलो कि पेशेंट बहुत है, टाइम लगेगा, तो आप खाली आपका एड्रेस बता दो, आपको टिफिन आ जाएगा कल से। तो वो माँ जी ने ऐसा हल्के हाथों से धक्का दिया मेरे मैनेजर को और बोले कि मैं कुछ लेने नहीं, मैं कुछ देने आई हूँ। ओके सर। वो मेरी क्लिनिक में, हाँ, मेरी केबिन में आए, मेरे सर पे उसके दोनों हाथ रख दिए और करीबन 5-7 मिनट ऐसे ही मेरे सर पे हाथ रख के वो खड़ी रही। उसके बाद में उसने एक कुछ टुकड़े जैसा कपड़े का टुकड़ा था, उसमें कुछ चिल्लर, कुछ छोटे पैसे बंधे हुए थे, वो ऐसा पोटली खोली उसने और मेरे टेबल पे रख दी कि ये जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे जो है वो तेरे श्रवण टिफिन सेवा में यूज कर लेना। क्या बात है, क्या बात है। जी बिल्कुल। तो वो चिल्लर मैंने गिना तो वो 18 रुपये का पूरा जो छोटे पैसे थे, और कुछ पैसे तो उसमें ऐसे थे कि आज से कई साल पहले बंद हो गए, 1 पैसा और 2 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, ऐसी चीजें उसने जमा करके रखी थी। तब मेरी आंख में आंसू आए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसने पूरी अपनी जो जीवन की पूंजी थी वो मुझे दे दी है उसने, तो मैं उसके सामने कुछ नहीं हूं। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थका हूं, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हारा हूं, जब मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, तब मैं वो पोटली का दर्शन करता हूं कि एक जो कुछ माँ के रूप में आई थी मेरे पास और एक मंत्र देके गई है, कुछ छोटे पैसे देके गई है, और वो उसका दर्शन करके मेरे में इतनी ऊर्जा आती है कि मैं वापस दौड़ने लगता हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर। हमारा इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य यही है कि आपकी बात दूर तक जाए, समाज में आपसे प्रेरणा लेकर लोग इस चीज को सीखें। तो हमारे दर्शकों में हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी, भरत बेचैन सिंह, राजीव रोहिला, कुणाल शुक्ला, अमित सिंह और सारिका सिंह जुड़ गए हैं, जो कि आपके कार्य की बहुत सराहना कर रहे हैं। सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सर प्रेरणा को, और जी सर, और आपकी उस प्रेरणा को जो 13 साल से आपको इस कार्य में लगाए हुए हैं, उन माता जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पता नहीं आज वो कौन सी दुनिया में होंगी, लेकिन आज उनके 18 रुपए की बात हम यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। सर, लोगों का कहते हैं कि कुछ दुआएं हमेशा याद रह जाती हैं। जी सर, चलिए मैं अपने कार्यक्रम को आगे गति देती हूँ। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, ये आप 13 साल से कार्य कर रहे हैं, आपको इसमें समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती हैं, आर्थिक भी, और ये जो एक श्रम के माध्यम से किया जाता है, लेबर के माध्यम से, तो किस तरीके की परेशानियां आपको इसमें उठानी पड़ती हैं? ऐसा है ना कि मैम, सुबह में उठ के रोज 2-3-4 समस्याएं सामने होती है। तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे महाराज नहीं आए हैं, कुक नहीं आए हैं, देन टेम्पो बिगड़ा है या टेम्पो चलाने वाला नहीं आया है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स, पहले हम बहुत डर रहे थे, लेकिन अब जो है यूज टू हो गए हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आवे तो मैंने 3-4-5 वॉलंटियर ऐसे रखे हैं कि कोई भी समस्या है तो
तो जैसे टेम्पो बंद हुआ है तो मेरे 3-4 फ्रेंड टिफिन लेके रिक्शा में जगह जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरा सबसे पहले ये है कि 9:30 बजे 9:45 बजे मेरी जर्नी शुरू होती है टिफिन देने की, और 1 बजे ये फिनिश होना है कुछ भी करके। तो वैसे ही टाइम पे हम फटाफट भाग के ये देते। बाकी दिक्कतें रोज आती है, प्रॉब्लम रोज आता है, लेकिन ये मतलब उसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है, क्योंकि मैं ईश्वर को सामने रख के काम करता हूँ। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं उसकी गोद में बैठ के काम करता हूँ। लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, ईश्वर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये कोई ईश्वरी आशीर्वाद के बगैर इतना बड़ा काम, 300 लोगों का रोज का खाना, उनको घर तक पहुंचाना और इतनी सारी फाइनेंशियल रकम जमा करना, ये सारी चीजें जो है उसमें ईश्वर का ही पूरा हाथ है। मैं वही समझता हूँ और बस वही चला रहा है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, सिर्फ माध्यम। और सर आप, जैसे कि हम सभी को, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर उदय मोदी जी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा भाईंदर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जहां पर आप खाना बनाते हैं उसके कितने किलोमीटर के दायरे में आपके टिफिन जाते हैं? ये नियर अबाउट 18 किलोमीटर, मतलब ये मीरा भाईंदर का एरिया जो है उसमें मीरा रोड ईस्ट वेस्ट, भाईंदर ईस्ट वेस्ट और एक चेक नाका है। तो 18 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां तक हम अभी मतलब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा सर ये बताइए कि आपने अभी आपने एक बात बताई थी कि आपके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं। सर उन लोगों को वो आपसे स्वयं जुड़े आके, क्योंकि ये बात मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आसपास बहुत से लोग हैं, उनमें परोपकार की भावना आपने भरी है, वो आपके पास तक चल के, कैसे आपने उनको अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया? जी, कई मीडिया में, जैसे न्यूज चैनलों में, जैसे जी न्यूज है, आज तक है। आप उनके नाम जरूर लीजिएगा यहाँ पर, नाम मैं चाहूंगी आप उनके वॉलंटियर्स के नाम जरूर लीजिएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे जी न्यूज में आया था, आज तक में पूरी स्टोरी दिखाई गई थी मेरी। उसके बाद कई लीडिंग न्यूज़पेपर है, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, उसमें कई सारी मेरी स्टोरी छपी थी। तो वहां से सब प्रेरित होकर मुझे फोन आते थे कि मैं आपके नजदीक में रहता हूँ, मैं आपके आजू बाजू में रहता हूँ, कुछ काम है तो मुझे बताना। तो ऐसे जैसे मेरे मित्र है हितेश है शाह, फिर भरत पागड़ार करके है, फिर नीलई कानानी करके है, एक रेखा भानुशाली करके है, ऐसे कई 4-5-6 लोग हैं जो पूरे समर्पित है इस सेवा को। और कभी भी रात को भी उसको कुछ काम है और बताया तो वो सौभाग्य समझते हैं कि हम आपको काम आए या इन बुजुर्गों को काम आए। सर मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आप जब उनका नाम ले रहे हो कि रात में भी तैयार हो जाते हैं। तो सर पहले तो मैं आपकी टीम को, अगर वो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, सर मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और अपने दर्शकों से यही अपील करूंगी कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी संस्था काम कर रही है तो निस्वार्थ भाव से आप उस संस्था से जुड़ेगा। और सर अब अगला क्वेश्चन ये तो मैंने करी अच्छे लोगों की बात आपसे, क्या उन लोगों ने जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है, जिसके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, क्या कभी आप उन लोगों से मिले हैं, उनको समझाया है आपने? जब मैंने टिफिन सेवा शुरू की तब मुझे ऐसा था कि मैं उनके बेटे को समझाऊं। तो कई लोगों को मैंने फोन किया, कई लोगों को मैं खुद पर्सनली जाके मिला। तो एक पेरेंट्स के बेटे को मैंने फोन लगाया जो बहुत बड़ा हाई कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है वो जी। तो मैंने उसको फोन लगाया कि भाई ऐसा है कि आपके फादर और मदर को मैं करीबन 1.5 साल से टिफिन दे रहा हूं, तो मेरी फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी नहीं कि मैं और टिफिन बढ़ा सकूं और लोगों को दे सकूं, तो आप मुझे उतना कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने घर लेके जाइए, आप अपने घर से खाना भेजिए, लेकिन उनका जो खर्च आ रहा है कुछ, तो वो अगर आप मुझे देते हैं तो मैं और 2 जिसका कोई नहीं है उनकी सेवा कर सकूं। तब वो फोन पे मुझे आंसर मिला कि मैंने आपको फोन किया था क्या मेरे माँ बाप को खाना दे, या मैंने आपको लेटर लिखा था क्या मेरे माँ बाप को खाना दे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम सिर्फ सेवा का है, मेरा काम सिर्फ लोगों तक निवाला पहुंचाना है, मेरा किसी को समझाने का काम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बातें सुन के कहीं मैं ट्रैक से थोड़ा सा इधर इधर हुआ
और मेरा मन थोड़ा सा विचलित हुआ तो फिर ये काम शायद मैं अच्छी तरह से ना कर पाऊं। तो उसके बाद में फिर मैंने उनके जितने भी है लोगों के, उनके बेटों के साथ में मैंने बातचीत करना बंद कर दिया कि मेरा काम सिर्फ उन तक खाना पहुंचाना है, उनके बेटे को समझाना नहीं है। क्योंकि मतलब कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी ही बातें, जितने भी लोगों के साथ मैंने फोन पे बात की उन्होंने ऐसी ही बातें मेरे साथ की। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ट्रैक जो है वो चेंज हो जाएगा, मुझे सिर्फ सेवा करना है, मुझे सिर्फ उन तक खाना पहुंचाना है, उनकी जो जरूरियात है वो मुझे सिर्फ पूरी करनी है बस। और मैं बस ये 13 साल से वही कर रहा हूँ। तो सर जैसे ही आप 300 परिवार में दे रहे, तो क्या उनका कोई भी सदस्य इतने निष्ठुर उनके बच्चे या उनके परिवार वाले थे जिन्होंने आपसे भी कभी संपर्क नहीं किया और आपके पास नहीं? मतलब मेरा ये क्वेश्चन, मेरे मन का क्वेश्चन है, क्या इतने निष्ठुर बच्चे होते इस जमाने में? तो 300 परिवार में आपके पास कोई नहीं आया? जब मैंने ये सेवा शुरू की थी तब मुझे भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ जो बेटा पला बड़ा हुआ है वो अपने माँ बाप को आधी रोटी ना दे, वो बात उस समय पे समझ में नहीं रही थी। तो उसी समय मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा कौन बेटा होगा जो अपने माँ बाप को ऐसा भूखा हाल पे छोड़ दे। तो नहीं आ रही थी उस समय पे भी मुझे बात समझ में, और आज भी नहीं आ रही है, और छोड़ देते हैं, इतने निष्ठुर है। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले जिनको हमारा टिफिन जाता है वो सुबह 6:30 बजे उसकी डेथ हो गई। हमको पता चला कि वो उसकी डेथ हो गई है, तो हमने उनके बेटों तक सुबह 7 बजे बातें पहुंचाई कि भाई ऐसे ऐसे आपके पिताजी का हुआ है। ये 8, 8:30, 9 बजे तक कोई आया नहीं। 11 बजे फिर मैंने वापिस फोन किया कि सर, बोले मेरा बहुत बड़ा काम है और मीटिंग में मैं फंसा हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। एक काम करो, जो क्रिया करनी है आप कर लो, मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दे देता हूं, आपके अकाउंट में पैसा डाल देता हूं, लकड़े का जो भी होएगा। तो मुझे इतना गुस्सा भी आया और उतनी दया भी आई कि कैसे संस्कार है इनके, कि खुद उसका बाप का डेड बॉडी अब घर में पड़ा है और वो बेटा मीटिंग में है और बोल रहा है कि मेरे बाप को आप जो भी क्रिया करनी है कर दो, मैं जो भी लकड़े वगैरह का पैसा होएगा वो दे दूंगा। फिर मैंने उसको थोड़ा सा चिमकी के स्वरूप में बोला कि मैं अगर आप नहीं आए 1 घंटे में तो फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा। तो कुछ 2 या 3 लोग आए, म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी मंगवाई, गए, फिर उसने अग्नि संस्कार किया। तो दुख बहुत होता है, रोना रोज आता है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं इनको 24 घंटों में से आधा घंटा 1 घंटा में मैं जितनी खुशी दे सकूं मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी फिलहाल भाईंदर से 8 किलोमीटर की जगह पे एक 25,000 स्क्वायर फीट जगह ली है और वहां मैं एक ओल्ड एज होम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं वहां मंदिर बना रहा हूं, माँ बाप का मंदिर। उसमें ये सारे जितने भी ओल्ड एज वाले हैं वो भगवान के तरीके से, मातृदेवो भव पितृदेवो भव के तरीके से उसका पूजन किया जाएगा। तो मैंने उसका नाम रखा है मातृदेव माँ बाप नु मंदिर, जैसे गुजराती में, हिंदी में माँ बाप नु मंदिर बोला जाता है। तो वो हिसाब से मैंने एक बड़ी सुविधा के साथ में, और मैं सोच रहा हूँ कि उनकी जो जीवन की संध्या है, कुछ 3 साल 4 साल 5 साल बचे हैं उनके जीवन के, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जितनी भी खुशी उनको दूं ताकि वो खुशी खुशी उसकी आंख बंद हो। तो बस यही एक तमन्ना है मन में कि मेरे जितने भी माँ बाप है, आज 300 माँ बाप का एक लौता श्रवण हूं मैं, तो मेरे 300 माँ बाप है, जब भी 8, 10 साल 15, 20 साल में उन लोगों की आंखें बंद हो तो खुशी खुशी बंद हो, उनकी आंखों में कोई सपना ना हो, उनकी आंखों में अपनों की कोई याद ना हो, मैं ये सोचता हूँ कि वो खुशी खुशी विदा ले पृथ्वी से। तो ये तमन्ना है, तो बस बना रहा हूँ जी। नहीं बिल्कुल सर, आपने जिस विश्वास के साथ किया है, हमारे साथ सर आपके जैसे ही एक समाज सेवी रूपेश पाटिल जी जुड़ गए हैं, उनका भी इस मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, और इस समय नमस्कार। बिल्कुल 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 सफर में है, हमारे साथ जुड़े हैं। रूपेश सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, बस पाटिल सर से 2 क्वेश्चन मुझे और पूछने हैं। सर मुझे एक चीज आपसे पूछनी, मैंने कहीं आपके बारे में सुना था कि आपके बच्चों को जो आप पॉकेट मनी देते हो वो अपने ऊपर खर्च ना करके आपकी संस्था को डोनेट कर दें, तो आपकी पत्नी का और आपके बच्चों का सहयोग इस संस्था में कैसे है? नहीं, सबसे पहले तो ये बात है मैम कि अगर आपका फैमिली आपके साथ में नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर फैमिली का सपोर्ट है तो ही आप ये काम कर सकते हैं। तो आज से 13 साल पहले तो मेरे 12-13 साल पहले तो बच्चे बहुत छोटे थे, तो जब वो स्कूल में कॉलेज में जाते थे तो मैं उसको पॉकेट मनी देता था। तो मैं जब
8-10 दिन में हर एक ओल्ड एज वालों के घर पे जाता हूँ, मैं मिलता हूँ, उनका हालचाल पूछता हूँ। तो मैं कई बार अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाता हूँ कि आज से अगर संस्कार में उसको डालूं कि ये जो है वो अपने भगवान है, तो कल उठ के मेरी आंख बंद होगी तो भी ये टिफिन सेवा है या अपना जो माँ बाप का मंदिर है वो चालू रहेगा। तो वो हिसाब से मैंने उस समय से वो संस्कार देने की कोशिश की। मैं उनको साथ में लेके जाता था, सारी चीजें बताता था। तो वो पॉकेट मनी में क्या है कि वो रिक्शा के पैसे है या बस के पैसे है, तो वो लोग अब जमा करके रखते थे। वो चल के आते थे, चल के जाते थे। 1 महीने के बाद में वो जो भी उसका पॉकेट मनी का पैसा था वो मेरे हाथ में देते थे कि ये लो पापा, ये हमारी ओर से आपकी श्रवण टिफिन सेवा में है। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे जाने के बाद भी ये सेवा अविरत चालू रहेगी, क्योंकि अभी से ही मैंने मेरे बच्चों में ये संस्कार दिए हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक क्वेश्चन मेरा आपके साथ और है, क्या किसी सरकारी संस्था ने आपको रिकॉग्नाइज किया, आपके पास तक आए कि भाई आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार आपको सुविधा देगी धन के रूप में? कुछ लोग आपके पास ऐसे आए या नहीं? नहीं, आज तक तो नहीं, कोई आज तक तो कोई नहीं आया है। ओके ओके सर। सर अब मैं, अगर आप आदेशित करें तो अब मैं पाटिल सर के पास जाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। सर मैं आपको, ये अपने दर्शकों को और उदय सर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो पाटिल जी सर है, मतलब इनकी ऊर्जा को मैं जितना प्रणाम करूं उतना कम है। इस समय 13 घंटे के सफर पे निकले हुए हैं और रास्ते में जी जी किसी जी। ढाबे पे होटल में रुके हुए हैं केवल ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। सैल्यूट है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जिस ऊर्जा के साथ, मैं ऐसा नहीं कि आज ही कह रही हूँ, जिस ऊर्जा के साथ आप कार्य करते हैं मैं जानती हूँ आपको। तो सर मैं उदय सर जी आपको इनका परिचय देना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को परिचय देना चाहती हूँ कि हमारे सर पाटिल सर जो है, नवजीवन विद्यालय हाई स्कूल जूनियर सेकेंडरी कॉलेज मलाड के प्रिंसिपल हैं। 12 साल प्राध्यापक रहे और अब वहां पर प्रिंसिपल है, और 3 संस्थाएं ये चलाते हैं। और एक इनका नित्यानंद आश्रम है, जिसमें मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ, जिसमें जिस तरीके से आप सेवा करते हैं हमारे पाटिल सर, बेसहारा माता पिता, बुजुर्गों, अपंग, दिव्यांग, बेसहारा बच्चों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं और तन मन धन सब तरीके से उनकी सेवा करते हैं। पाटिल सर मैंने तो बहुत बता दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को आप अपने मुख से बताएं कि आप किस तरीके की सेवाएं देते हैं समाज को। पहले तो सबको मैं नमन करता हूं, क्योंकि जो भी मुझे देख रहे हैं, मेहता जी है, काफी नाम सुना था। आज पहली मुलाकात इनकी और हमारी सामने सामने तो हो नहीं पाई, लेकिन मेहता जी का भी नाम मैं सुनता हूं हमेशा। मेरा हाँ, मोदी जी मेरा भाईंदर शहर में जो श्रावण योजना चलती है टिफिन सर्विस की, इसके बारे में इनको मैं मतलब खुद से मिलना चाहता था, मिलने जाने वाला था कि हमसे भी कोई कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो उनके पास जाकर के हम मिले। लेकिन आज योग ऐसा आया कि हम फेसबुक के माध्यम से जो यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कई लोग इसके संभ्रम है, लेकिन ये करना चाहिए। मैं ऐसा सबको, जो भी हमको देख रहे हैं उनको सभी को मैं कहूंगा कि ये माध्यम बहुत सा अच्छा है अपने लिए। और दूसरी बात कि आज वर्षा मैडम जी जो काम कर रही हैं, कवयित्री है, कई कविता में उनको फेसबुक के माध्यम से देखता हूँ, हमारे यहाँ भी इनवाइट किया था। और इनका कार्य जो है कि आज देशभक्ति पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए उनकी कविता थी। शायद इन्होंने एक स्टेज पे कविता गाई हुई थी। मैं मेरा माध्यम पहले परिचय देने से तो अच्छा आपको बोलूंगा कि जो आपने जवान शहीद जो काशी मीरा भाईंदर के जब मीरा रोड के सुपुत्र जो कि अपने कौस्तुभ जी राणे वो शहीद हुए, और उनके कार्यक्रम में वर्षा जी ने कविता गाई थी। और उसके साथ आज ही उनकी पत्नी कौस्तुभ राणे जी की पत्नी आज शायद उन्हीं को आज ही ज्वाइंट हुआ है। इस लक्ष्य में हमारी ओर से तो पहले मैं कौस्तुभ जी राणे की फैमिली को नमन करता हूं, क्योंकि अपने वो मीरा रोड भाईंदर शहर के मेजर हूं। और अभी मैं जाता हूं अपने कार्यक्रम की ओर। आप सभी को पहले प्रणाम। एक छोटा सा संकल्प हमारा था, और वो संकल्प करते करते महाराष्ट्र शासन ने जो स्कूल बाह्य बच्चों के लिए सबको काम पे लगाया था, और वो काम में से एक काम हमने चुन लिया।
उस काम करते समय हमको ऐसा ध्यान में आया कि कई जब हम सन 98 में मुंबई में प्रवेश किए, उसी दौरान हमको भी मुंबई में रहने के लिए घर नहीं था। कई प्लेटफॉर्म निकाले, उन्हीं के साथ में फिर मालूम पड़ा कि नहीं, जो प्लेटफॉर्म पे सोए हैं उन लोग जो है कि वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, और उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। जेब में नहीं आना और मैं जा रहा है पुनः, उस समय 98 में ऐसी चर्चा थी। लेकिन क्या करे, पैसा तो है नहीं, लेकिन लोगों को तो खिलाना है। तो उस टाइम से फिर सर्विस किया। पहले मेरे खुद के जेब भर लिए नौकरी से, फिर उसके बाद में मैंने एक टीम तैयार की, और वो टीम आज वो काम कर रही है मेरा भाईंदर शहर में कि आज हमारे पास में बेवारिस बेसहारा जो 110 लोग, हम उनको पालन पोषण उनका कर रहे हैं। तो ये लोग कहाँ से आते हैं, बड़ी शंका होती है। आज मार्केट में अगर भिखारी भी है तो 500,000 रुपये बॉम्बे के अंदर कमा लेता है, लेकिन उसके पास में बचता कुछ नहीं है। जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको पैरालाइज हो जाता है, फिर उसको कुछ भी शारीरिक व्याधि होने के बाद उसको भीख मांगना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो भीख नहीं मांग पाता है तब हमारी संस्था उसको काम करती है, और उसी टाइम जब चलने घूमने वाले को पुलिस तकलीफ नहीं देती है, जब पड़ा हुआ है रास्ते पे तो समाज को वो दिखाई देता है कि ये भिखारी है, तो फिर उस टाइम हमारी संस्था जो है उसको पिकअप करती है वाया पुलिस स्टेशन द्वारा। फिर हमारे यहाँ जो माता पिता है उन लोगों को यहाँ हमारे यहाँ निवारा मिलता है, और जितने दिन उनके भविष्य के बच्चे हैं, अगले दिन जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ प्रयास करते हैं। आज भी हमारे आश्रम में एक अंतविधि हुआ है, कल एक अंतविधि हुआ। उनका उम्र 84 ईयर था, एक का उम्र कुछ 92 के समथिंग था। एक रबाला पुलिस स्टेशन से आए हुए थे, एक माहिम पुलिस स्टेशन से आए हुए थे। तो ऐसे लोग जो आते हैं इनका एकदम लाख क्षण होता है, और उनको फिर हम हमारी संस्था और हमारे जो भाई बहन जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जैसे कि वर्षा जी जुड़े हैं, आज आप डॉक्टर मोदी जी जुड़े हैं, तो ऐसे लोग हमको एक प्रेरणा देते हैं, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप हमसे आगे 2 कदम चलो, क्योंकि आपको जहां कहीं किसी को भी कोई भी बुजुर्ग रास्ते पे दिखाई दिया तो काफी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मुझे फोन करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो मुझे डायरेक्ट फोन नहीं करें। उनकी पहले नैतिक जवाबदारी है कि समाज सेवक के तौर पे हम पहले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने के बाद वो पुलिस स्टेशन वाले तय करेंगे कि वो पर्सन को कहाँ भेजना है। तब उनको भी मालूम होता है कि अपने शहर के अंदर कितने लोगों को और कितने लोगों को फ्री ऑफ चार्ज में कौन रखते हैं और नहीं रखते हैं। पहली बात तो मैं वृद्धाश्रम के खिलाफ हूं, क्योंकि कोई किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में न जाए। क्यों? और जो हमारा वृद्धाश्रम नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, वृद्धाश्रम जिसी को कहा जाता है जिसके माता पिता को कोई वहां रखता है। तो हमारा ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये हमारा खाली आश्रम है और आश्रय है। ये जो आश्रम में आश्रय कर रहे हैं, तो ये वृद्धाश्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ खाली हमारे पास में कौन आया कि जिसके माँ बाप नहीं है, उनको बेटे नहीं है, कई लोगों की शादी नहीं हुई है, कोई मेंटली रिटायर्ड हो गया है, तो कोई मेंटली डिस्टर्ब है, उसने घरदार छोड़ दिया, उसको घरदार का पता नहीं है। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ रखा जाता है। दूसरी बात, फिर उन लोगों को अगर वो स्टेबल हो गए, खाने पीने अच्छा मिलने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कलकत्ता का हो, तो हमारी संस्था उनके घर तक उनका पूरा ये कर लेती है, वेरिफिकेशन करती है, पुलिस स्टेशन का माध्यम लेती है, और उन लोगों को हम घर तक, उनके गांव तक छोड़ आते हैं। उनके घर अगर उनकी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग उसको वापस ले आते, भाई अपना आश्रम अच्छा है, इधर ही रहो, आपको अभी जिंदगी में कोई है नहीं। ये लोगों के लिए हमारे ये लोगों के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। क्या बात है, क्या बात है पाटिल सर। उदय सर मैं आपको बताना चाहूंगी, और अपने दर्शकों को, हमारे साथ अमित सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, हरि कृष्ण भोटरा, आप दोनों के कार्य को बहुत सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उदय सर मैं आपको बताना चाहूंगी, पाटिल सर के मैं आश्रम में गई थी तो इनके यहाँ बीमारी इस तरीके की है, किसी को कोढ़ की बीमारी भी है। और मैडम 1 मिनट ब्रेक करता हूँ आपको, सॉरी। चीज ऐसी है कि अगर कोई भी डायबिटीज मरीज है, डॉक्टर ने पैर काटने बोल दिया है, और 1 नहीं 2 डॉक्टर, 2 नहीं 3 डॉक्टर के पास में आप वेरीफाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप जो है कि हमको बताइए
कि भाई इनको ये डॉक्टर ने मना कर दिया है, वो डॉक्टर ने मना किया और वो MD MS होने चाहिए, मैं उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उसको आयुर्वेदिक से उसकी जो गैंग्रीन है वो एकदम क्लियर करके मिलेगी। उसके लिए करीबन आपको खाली 2 मंथ्स यानी कि 8 ड्रेसिंग की जरूरत होगी, और 8 ड्रेसिंग में, और उसके बाद सर फीस कितना होगा कई लोग पूछते हैं, तो फीस 0 है। जो आपको डोनेशन की मात्रा में देना होगा वो आप दे सकते हो। और सर ये तो चलो बहुत ठीक है, बढ़िया। आप सेवाएं करते हो, लेकिन मैंने रुपेश सर को उनके अपने हाथों से उनके घावों को साफ करते हुए देखा है, उनका शुश्रा करते देखा है, उनका सेवा भाव, उनके चादरें बदलते हुए, उनको नहलाते हुए, वो चीजें ये अपने हाथों से करते हैं। ये सर कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों एक ऐसे समाज सेवक हैं, मीरा भाईंदर की सुपुत्र हैं, सपूत हैं, शान है, क्या शब्द मैं आप लोगों के लिए प्रयोग करूं, जो आपकी समाज सेवा दोनों की, डॉक्टर उदय मोदी जी की और रुपेश पाटिल जी की, और सामाजिक संस्थाओं से थोड़ा हटके है। आप लोगों का तन मन धन इसके अंदर, आप सोते इसे हो, आप खाते इसे हो, आप पीते इसे, मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आप जीते इसे हो। पूरा समर्पण भाव आपका है जो सब लोगों से हटके है। तो पाटिल सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि मैंने एक आपके आश्रम में एक लड़की क्रांति से मिली थी, वो आज शायद 6-7 साल की हो गई। आपने उसे कूड़े के ढेर से उठा के लाया था, और आपके यहाँ केवल एक क्रांति नहीं है, आपके यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। थोड़ा सा आप प्रकाश डालेगा सर उस पर। वो ऐसा है कि 13 अगस्त का दिन था, उसीलिए उसका नाम हमने क्रांति रख दिया था, क्योंकि 14 तारीख को 25 ये मिला था पुलिस स्टेशन द्वारा। और वो एक अपने आश्रम के बाहर एक बॉक्स था, उस दिन उस लड़की का खाली उम्र 11 डेज ओनली, 11 दिन की वो लड़की थी। और फिर उसको कैसे संभालना, क्या करना क्या नहीं करना, हमको कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारी संस्था में उस टाइम कोई लेडीज वर्क ही नहीं कर रही थी। लेकिन दो दो लेडीज ऐसी थी कि वो खुद को नहीं संभाल पाती, अपना खाना अपन से नहीं खा पाती थी, सोई रहती थी। वो लेडीज काफी बड़ी लेडीज थी, वो कैलिफोर्निया रिटर्न साइंटिस्ट थी और मुंबई महानगर पालिका में वो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर थी। उस लेडीज को हमने पिकअप किया था वसई फाटे से। वो लेडीज खुद का खुद नहीं कर पाती थी, तो ये लड़की का क्या करेगी। तो रात के टाइम में उसको 3 टाइम दूध लेके जाना, वो आंटी के हाथ में देना, झूले में झुलाना, क्योंकि मुझे भी परिवार है, परिवार देख करके मुझे ये देखना है। लेकिन रात की बड़ी समस्या, कुत्ता आएगा करेगा, वो लेडीज उठ नहीं पाती है, तो ऐसी कई समस्या। एक जेंट्स वहाँ हमारा वर्किंग करता था, तो वो ऐसे सिचुएशन में वो लड़की आज 3.5 साल की हो गई और अच्छी है। और कई बच्चे हमारे पास में है कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो सिंगल पेरेंट्स बच्चों के ऊपर हमारा ये होता है एम। अगर कोई बच्चे के माँ बाप नहीं है, माँ नहीं है या बाप नहीं है, तो वो लेडीज को हम कहीं वर्किंग के लिए मेड के रूप में किसी के घर में 12 आवर्स 24 आवर्स के लिए भेजते हैं। तो 24 आवर्स के लिए उसको मिनिमम 15,000 पेमेंट मिले, तो 3 साल में वो लेडीज करीबन 5,40,000 कमाती हुई, बोनस के साथ में 6 लाख कमाती है। तो उसके बाद हमारी संस्था वो लेडीज बच्चों की मम्मी को हम रूम परचेस करके देते हैं। समाज ने ऐलान किया हुआ है कि भाई आपके घर के हमको 2 जूने बर्तन चाहिए, मेरे घर में काफी बर्तन है, तो 2 बर्तन देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, और वो भी जूने, हमको नए नहीं चाहिए। तो वो लेडीज का संसार बिठाने के लिए, मतलब हम बोलते हैं अपने पैर पे खड़े होने के लिए, हम उनको वो बर्तन भी देते हैं। और वो बर्तन देने के बाद उसका रूम हो गया, बर्तन मिल गए, तो वो अपनी 6 घंटा ड्यूटी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। ये हमारा महिला सक्षमीकरण का एक प्रोजेक्ट छोटा सा है, और आज तक हम 9 महिलाओं को, एक अपने वसई के बाजू में चिंचोटी करके गांव है, वहां पे 9 रूम उन लोगों को दिए, और वो लोग आज अच्छे से अपने बच्चों के साथ वो लेडीज रह पाती है। और दूसरी बात उसमें एक है कि आज मैं कई लोगों को बोलता हूं कि मैं खुद भी 3 साल में 6 लाख रुपए बैलेंस नहीं गिरा सकता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल होने के बावजूद जैसे हम जितनी पेमेंट उसी हिसाब से हमारा खर्चा चलता है, तो वो हिसाब से अपना कभी बैलेंस होता नहीं है। लेकिन ये हमारे गाइडेंस से ये महिलाओं का मिनिमम, जैसे जॉब मिली वैसे उसको, किसी को 4 साल करना पड़ता है, किसी को 3 साल करना पड़ता है, कोई अगर 5 साल कर ले एक ही परिवार के अंदर, तो उसको अच्छा सा मकान और अच्छे सा फ्यूचर बच्चों का। और जो हमारी टीम है, हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी लोग उस दिन आते हैं जिस दिन हम उनका घर का इनॉग्रेशन करेंगे, उनको चाबी देंगे,
तो कई लोग आते हैं, अगर लड़की है तो सुकन्या योजना उसको पर मंथ 1000 की हम करते हैं कि भाई आप 1000 रुपया दे दो, नहीं तो 10 जन मिलके 100 रुपये लड़की को डोनेट करो और इसकी सुकन्या योजना आप 16 ईयर तक, तो वो 18 ईयर की होगी तब तक आपको वो करनी होगी। अगर आप जिस दिन नहीं भर पाओगे उस दिन हमको बोलो, हम उसका आगे कंटिन्यू करें। क्या बात है, क्या बात है। उदय सर, मैं सीधे अब आपका रुख करूंगी। आपका कोई, आपने 13 साल से आप टिफिन सेवा चला रहे हैं, एक ऐसा पल आपके जीवन में आया जब आपको लगा हो कि भाई मैं जो जीवन में अगर मैं ये नहीं करता तो मैं कुछ नहीं होता, मैं जो कर रहा हूँ मैं सबसे बड़ा काम अपने जीवन का कर रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य होगा, वो पल हमसे शेयर कीजिएगा। हेलो। हाँ, मुझे लगता है कि सर का थोड़ा नेट वीक हो रहा है। हेलो। उदय, हाँ, उदय सर तक हमारी बात नहीं जा रही है। सर आपको आवाज आ रही है ना पाटिल सर मेरी? हाँ, मुझे आ रही है मैडम। डॉक्टर साहब के जैसे ही हमारा फ्री टिफिन सर्विस मीरा रोड में चल रहा है। 20 टिफिन हमारे यहाँ से आज जा रहे हैं, क्योंकि वो आदर्श हमारे डॉक्टर साहब का ही था, लेकिन उनको मैं वो कंसेप्ट चालू करने के पहले कभी मिल नहीं पाया। तो सिचुएशन ऐसी थी कि जब ये हम सर्वे करते हैं तो उस टाइम ऐसे ही फोन आते हैं बिल्डिंग से कि सर हमारी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग है, वो खाना नहीं बना पाते, कई दिन से उनके घर में झाड़ू नहीं लगा है। तो ये सिचुएशन हमारे तक आती है, तब हम उनके टिफिन वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दिन भर में 2 टाइम उनके घर जाना है, 6 घंटा नौकरी करने के बाद में ये काम करना है, फिर उनके यहाँ कौन जाएगा टिफिन लेके, कैसा होगा। तो हम उनको टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे समाज में कई ऐसी टीम है कि होटल वाले हैं या जोमेटो है या दूसरे हैं, डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करते हैं, उनके साथ में हम कनेक्ट करके उनको टिफिन पहुंचा देते हैं, वो बुजुर्गों के घर तक पहुंचा देते हैं। कभी कभी हमने वो बुजुर्ग को देखा भी नहीं है कि हमारा टिफिन किसको जा रहा है। जब हमारा बंदा जब फोटो निकाल के लाता है तब पता चलता है कि ये बुजुर्ग को अपना टिफिन जा रहा है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है सर। सर आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, ठीक है, एक जो यंग पर्सन अगर रहता तो उसका खाना आप किसी भी तरीके का उसको खाना दे दो तो चलता है, लेकिन बुजुर्गों के खाने में इतनी वैरायटी लाना, इतना उनका सात्विक खाना बनाना, उनका मेडिकल खाना प्रोवाइड कराना, उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं? मैडम कैसा है कि अभी जैसे डायबिटीज वाले हैं तो उनको थोड़ा सा शुगर लेस खाना देना है अपन को, चावल कम देना है, ये एक हो गया। कोई थोड़ा यंग जनरेशन का है तो उसको थोड़ा सा स्पाइसी लगता है, या फिर कोई ज्यादा बुजुर्ग है तो उसको खाली दाल और चावल वो खाता है, चपाती खाता है। बुजुर्ग ज्यादातर चपाती पे जोर नहीं देते, चावल और दाल पे ही देते हैं। तो फिर उनको वो टाइप से जब मैनेज करते हैं तो कुक को हम बोल देते हैं कि आपको इतने लोगों का ये टाइप का खाना बनाते समय साइड निकाल लेना है। फिर उसके बाद में मसाला फोड़ने देंगे तो फिर इतने लोगों के लिए आप नमक मिर्च ये प्रमाण में डाल दीजिए, ज्यादा डाल के, फिर उसको दूसरी बार फोड़ने दिया जाती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइप है कि वो जो हमारा कुक है वो अरेंज करता है और उसी तरह से उनको सिस्टम दे दिया कि ये बंदे को ऐसा खाना चाहिए, ये टाइप का खाना चाहिए, तो वो टाइप का खाना उसको एक बार बोल दिया तो वो नोट कर लेता है कि मुझे ये टाइप का खाना देना है। अभी मेरे पास में कई जैन भाई भी हैं कि उनको फूड में कंदमूल नहीं चलते हैं, कि जैसे कांदा है, लहसुन है, ये चीज वो लोग नहीं खाते हैं। तो वो जैन लोगों के लिए अभी हम धर्म के ऊपर भी उनका एक कंट्रोल करते हैं। अभी मेरे पास में सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन सब कंपनी के लोग हैं, लेकिन उनको फिर कैसा मैनेज करेंगे। तो अभी नॉन वेज वाले भी है, वेज वाले भी है, लेकिन हम नॉन वेज देना पसंद नहीं करते हैं, तो वेज देते हैं। तो वेज में भी जैन लोग हैं तो उनको हम स्पेशल जैन फूड ही प्रोवाइड करते हैं। अगर उसमें से कोई खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैन लोग अगर 5 है मेरे पास तो 5 लोगों का जो सब्जी है मुझे खाली अलग से बनाना है। चपाती तो उनको चलती है, चावल उनको चलता है, खाली मुझे भाजी अलग से 5 जन के बना के देना है कि उसमें कंदमूल ना हो, जैसे कि प्याज लहसुन ना हो, तो उनको अलग से उसकी भाजी अलग से बना देते हैं। अच्छा सर, आपके बारे में एक चीज और मैंने सुनी कि आपसे मेरी वार्तालाप हुआ है कि आप अपनी जो आपकी सैलरी आती है उसका मैक्सिमम पार्ट आप इस संस्था में लगा देते हैं। नहीं मैडम, जो सैलरी है ये तो मेरे परिवार का हक बनता है, लेकिन जो वो मेरे परिवार का हक है और उसमें से मैं कुछ अमाउंट बिल्कुल 0% बोलेंगे तो उतनी डोनेट करता हूँ। 0% की मात्रा है, आगे एक बढ़ा दो तो 10 हो गई, आगे एक बढ़ा दो तो 100 हो गई। जिस दिन कम हो गया उस दिन मैं पूरा लगा दूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे पास में है तो उसमें से मुझे कुछ डोनेशन आया उसमें से यूज करना है। जिस दिन मेरे पास में डोनेशन ही नहीं आ रहा है
तो उसमें मुझे मेरा पूरा भी यूज हो गया। तो क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर हैं और मेरे जो ग्रुप में जितने भी ट्रस्टीगण हैं वो सब टीचर हैं। जैसे कि ओके शशिकांत सर। पाटिल जी है, वो विद्या मंदिर सीमा काले दहिसर में मैडम है। टीचर है। हाँ, सीमा काले बहन जो है वो अपनी सर डीएस हाई स्कूल में टीचर है। तो ये जो हमारा टीचरों का ग्रुप है, जेथे कमी तेथे आम्मी, हमारा ब्रीद है, जहां कम हम वहां हम, जहां कुछ भी अरे कम वाह, होगा तो वहां हम पहुंच जाते हैं। और दूसरा ब्रीद बिल्कुल सर। हमारा दूसरा ब्रीद भी है, एकमेका सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत। तीसरा क्या ब्रीद बात। है, एकच ध्याय एकच निराधारांचा आधार। मतलब ये हमारे तीन ब्रीद है, तीन ब्रीद, तीन संस्था ऐसी काम कर रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी उदय सर आपका हम जिक्र कर रहे थे, जी। पाटिल सर बोल रहे थे कि टिफिन सेवा इनकी भी चलती है और आप इनकी प्रेरणा है। तो उदय सर, अरे आप पाटिल सर की टिफिन सेवा के लिए प्रेरणा, तो आपके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। और उदय बहुत सर महान मैं, काम कर रहे हैं रुपेश जी आप। आपकी खैर मिलना पहली बार हुआ है आपसे, लेकिन आपका बिल्कुल नाम मैंने काफी माध्यम। सुना हुआ है सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। जी। तो तो ये आप अपना बहुत महान। माध्यम तो सही में वर्षा जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उदय सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप अपने जीवन का एक यादगार पल हमसे शेयर कीजिएगा इन 13 वर्षों में, जिससे आपको लगे कि मैंने पृथ्वी पर आकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। अ, कई कई बार ऐसा होता है कि मेरा पृथ्वी पे आना बहुत ये हुआ, लेकिन जब ये 9 महीना लॉकडाउन का हुआ, जी सर। 18 किलोमीटर के एरिया में हमारे माँ बाप रहते थे सब। तो पहला जो 2 महीना और 3 महीना था वो इतना हार्ड था कि ग्रोसरी मिलना या उनके घर तक, क्योंकि सब जगह पे बंद किया हुआ था पुलिस ने, तो जी सर। जाना, उन तक पहुंचना, क्योंकि और फिर बुजुर्ग भी थे। तो अपने सरकार के निर्देश के अनुसार कहा गया था कि भाई जो ओल्ड एज वाले हैं उसको ये जो वायरस है वो आने की पूरी संभावना रहती है, तो उनका ख्याल करना है। तो ये 3 या 4 महीना लॉकडाउन में हमने ऐसे निकाले कि उन तक हमने चाहे कुछ भी आगे बांधा हुआ है, हमने म्यूनिसिपालिटी नगर पालिका से पूरे लोगों की, हमारा जो कुक है, डिलीवरी वाला है, टेम्पो मैन है, सबका एक आईडी निकाला और हमने उन तक खाना पहुंचाया। तो आज 9 महीने में एक भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे कोई बुजुर्ग को कोरोना वायरस हुआ हो या उनको बुखार आया हो या उनको खांसी हुई हो। तो बहुत खुशी हुई है कि आज 9 महीना जो हुआ उसमें मैंने 300 जिंदगी जो है वो सेव की है, वो लाइव की है। और उन तक मतलब सारी चीजें हमने, जैसे हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है, कुछ आयुष काढ़ा वगैरह जो दवाई है वो समय पे पहुंचाना, उनका ख्याल रखना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 महीना जो हम लोगों ने निकाला, और ये जो 300 लाइफ, मतलब 300 में से एक भी बुजुर्ग को कोई कोई मतलब खांसी जैसी भी समस्या नहीं होने दी है, तो ईश्वर के आशीर्वाद से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ मैंने कुछ काम किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है वर्षा जी। वर्षा जी आपकी हाँ आवाज सर, नहीं आ मैं रही ये है। बोल, हाँ आप सर, मैंने माइक ऑन कर लिया है। हमारे जी। साथ आरती सैया जुड़ गई हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं और आपके कार्य की सराहना कर रही हैं। सर मुझे बड़ी अति खुशी है कि मैं आप जैसे महान, अति विद्वान कहना चाहिए और बहुत ही परोपकारी व्यक्तियों को आज मेरे मंच पर उपस्थित हुए हैं और मैं दर्शकों से आपको रूबरू करा रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि आप दोनों में, पाटिल सर में, मोदी सर में, एक चीज तो कॉमन है, आपके धैर्य को नमन करना पड़ेगा। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें थोड़ी धैर्य की, मतलब कि उनमें पेशेंस नहीं होते। तो आपको किस तरीके से, पहले मैं चाहूंगी कि पाटिल सर बताएं कि किस तरीके से आपने उनका गुस्से को झेला है, तो थोड़ा हमें वो बताइए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं झेला, झेला तो होगा, वो हमसे शेयर कीजिएगा। मैडम जी ऐसा है, गुस्सा किसको नहीं है, गुस्सा तो सबको है। जी 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 जी। हम शांत है तो वो जो अशांत आदमी है वो भी ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। इसमें ओके सब कुछ ओके। खत्म हो गया। और दूसरी अच्छा बात यह अच्छा। है कि वो बेचारे जो है कि उनको कोई, मेरे परिवार में जो लोग रहते हैं उनको कोई है नहीं, तो वो गुस्सा जी निकालेंगे तो किसके ऊपर निकालेंगे। मुझे बेटा भी सर। बोलेंगे और गाली भी देंगे तो भी वो सुनना पड़ता है। एक कान से सुन लो, एक कान से छोड़ दो। उनके साथ में बहस करेंगे तो अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
और दूसरी बात यह है कि काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो निकालेंगे किसके ऊपर? उनके लिए हम ही तो एक बच्चे हैं कि वो अपने ऊपर हक से गुस्सा निकालेंगे। राइट आज ये क्या चावल बात है। चावल पका नहीं है सर, या ऐसा चावल है, या ऐसा हो गया, ये भाजी आपने ऐसी दिया। एक जो अधिकार से बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें हम अगर पूरा उनका गुस्सा कितना भी किया होगा, एक हंसने को मिलता है कि ये आदमी है कौन हमारे ऊपर जो गुस्सा निकाल रहा है। तो फिर उसको भी धीरे से 2 घंटे बाद उसको याद आती है कि मैंने सर को कुछ बोल दिया है, तो वो हमको पिताजी की उम्र के होके बोलते हैं पप्पा मेरी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर देना, मैं दोपहर में गुस्से में बोल दिया। कि वो अपने पप्पा के नहीं पर दादा की उम्र का आदमी अपन को पप्पा बोलता है, तब बड़ी खुशी होती है कि मैं ये स्टेज का आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो अपन को वैसे बुलाते हैं कि इनको भी मैं कैसे समझाऊं कि जैसे अपन पापा के पास में माफी मांगते वैसे अपने पास माफी मांगने आते हैं, लेकिन वो अपन को अच्छा नहीं लगता है कि वो अपन को ये उम्र में ऐसा बोले। लेकिन कई चीजें हैं, अभी कोई किसी की ड्रेसिंग करते हैं तो एकदम डीप अगर ड्रेसिंग रहेगा तो उस टाइम भी वो चिल्ला चिल्ला के गाली देते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब भी गाली खाते हैं वैसे हमको भी खाना पड़ता है, क्योंकि काम कैसा है, क्योंकि गुस्सा निकलता है। ये ऐसी चीजें हैं काफी सारी। लेकिन सर वो आपको बहुत प्यार करते हैं। एक बार आपने मुझे उनके जन्मदिन पे इनवाइट किया था, मुझे आज भी याद है। वो लोग आपको ऐसा सम्मान दे रहे थे जैसे कि आप उनके लिए किसी देवता से कम नहीं है। आप वो सीमा मैडम है, शशिकांत पाटिल सर है, मैंने तीनों के लिए उनके मन में जो एक उनकी आंखों में एक चमक थी कि बस हमारा जो कर सकते हैं बस यही कर सकते हैं। मुझे लगता है इस भाव से बड़ा कोई भाव नहीं हो सकता है जब हम देखते हैं। उदय सर सीधे सीधे आपका रुख करती हूँ कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। मैडम कैसा है, बोलिए। हाँ जी, हाँ जैसे रूपेश सर ने बताया कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे उन लोग बच्चे जैसे हो जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है। और खाने की इच्छाएं उनकी ऐसी जागरूक होती है कि हमारा क्या रहता है कि सोम से शनिवार तक हम लोग चपाती सब्जी दाल और चावल भेजते हैं, और संडे के दिन एक कोई स्वीट एक नमकीन भेजते हैं। अगर 2 बार कुछ मोहनथाल या लड्डू चला गया तो तीसरी बार किसी को बोलते हैं और फोन से मुझे धमकाते हैं कि 2 बार हमको ये लड्डू खिलाया, अब तीसरी बार ये नहीं खाएंगे हम लोग। तो प्यार भी इतना करते हैं, गुस्सा भी इतना करते हैं, क्योंकि हम लोग उनका मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, देन उसका बर्थडे मनाते हैं जी। तो अभी जैसे दिवाली के पहले प्यार भी उतना है, इमोशन भी इतना है। मेरी आंखें खोल दी। एक दिवाली से पहले एक बुजुर्ग मुझे रास्ते में मिल गया। मैं बोला अंकल अभी कई दिनों से 15-20 दिन हो गया मैं मिला नहीं, कैसा दिवाली क्या चल रहा है? तो बोले जब हमारे अपने साथ में नहीं तो हमारी दिवाली कैसी रहेगी सोचो। अरे रे रे। तब हमारे साथ अपनों का प्यार नहीं है, हमारी दिवाली क्या रहेगी? तब उसी दिन मैंने सोच लिया कि ये दिवाली जैसे मेरे घर पे मनाई जाती है वैसे ही इन 300 बुजुर्गों के घर पे मनाई जाएगी। ताबड़तोड़ 5 दिन में हम लोगों ने पूरे तोरण, स्टिकर, दिए, कैंडल वगैरह सब लाके मैंने एक पूरी टीम तैयार की कि रोज शाम को उनके घर पे जाके दिए जला के आते, क्योंकि उनको क्या है लाइट बिल आता है तो वो लाइट भी बंद रखते हैं, जलाते नहीं है। दिवाली जैसे माहौल में भी वो लाइट बंद रखते हैं। तो क्या बात, पूरी ऐसी एक व्यवस्था कर दी 5 दिनों के लिए। उनका घर मतलब इतना जगमगा दिया हम लोगों ने कि बहुत खुशी हुई 5 दिन के। चलो जितना इमोशन है उतना प्यार है और उतना ही खुशी हमको मिलता है। बेटे जैसा प्यार करते हैं, जैसे रूपेश सर ने बताया कि गुस्सा करने के बाद में फिर हमको चूम लेते हैं वो लोग, बालों में हाथ फिराते हैं, गोद में बिठा देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम 300 माँ बाप के एक लोटा बेटा हूँ और प्यार भी देते हैं। और हमको कुमार है, उनके गुस्से से गुस्सा नहीं आता, उसका मतलब ये है कि वो मेरे में उनके बेटे का दर्शन कर रहे हैं, तब मुझे चिढ़ रहे हैं या तब मुझे गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं उनका बेटा हूं और उनका हक है, मेरे माँ बाप है, उनका हक है मेरे पे गुस्सा करने का। तो थोड़ी 5-10 मिनट के बाद में वो शांत हो जाते हैं, जैसे रूपेश सर ने बताया, तो फिर प्यार करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ हरि कृष्ण भूटरा जी जुड़े हुए हैं। ये भी सीनियर सिटीजन ग्रुप के वरिष्ठ हमारे, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, लोगों को प्रणाम करते हैं। तो वो पूरा शुरू से लेके बारीकी से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारे कार्यक्रम की जो अच्छाइयां हैं, जो उनको लग रहा है कि वो लिखते हैं कि वर्षा जी बुजुर्ग नादानियों पर गुस्सा करते हैं,
अच्छे कार्यों पर नहीं। और बुजुर्ग आशीर्वाद भी दिल से देते, जैसे कि आप दोनों ने अभी बताया। तो हमारे दर्शक जो है आपकी बातों को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार सांकेतिक रूप से हमारे दर्शकों के लिए आप ताली जरूर बजा दीजिए। और हमारे साथ आरती सैया, अवधेश विश्वकर्मा, अर्चना चौहान, डॉक्टर मनोज चौहान जी जुड़े हुए हैं, जो हमको प्रारंभ से सुन रहे हैं। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मुझे आप दोनों की बातें सुन के एक चीज का दुख बहुत हुआ कि आप 13 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और पाटिल सर भी बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आप लोगों को अभी तक सुविधाएं मुहैया उस तरीके की क्यों नहीं हुई, ये एक विषय सोचने का है। पाटिल सर आप बताइए, आपके पास कोई आया अभी तक सरकारी व्यक्ति कोई? मैडम मैं तो कोई ऐसा तो नहीं, जब सरकार तो अपने पास खुद होकर के नहीं आ पाती है क्योंकि वो सरकार है। जी सर। दूसरी बात यह है कि जो हम सुविधाएं ले रहे हैं, जो कि हमने चैरिटेबल ट्रस्ट से हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हॉनरेबल काम है पूरा, ताकि हम अगर वो प्रोजेक्ट लेकर के हम समझो कि अभी थोड़ा सा इसमें हम डीप में जाएंगे तो अपना काफी समय जाएगा। काफी चीजें हैं, जैसे कि ये बता दीजिए कि आपको अभी तक क्या सुविधाएं मिली है उनकी तरफ से। क्या अगर आप कुछ चीज मांगने गए तो क्या आपको मिली है वहां से? नहीं मैडम क्या कैसे है कि उसके लिए मैं ब्रेक कहूंगा, क्योंकि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो सरकार की सुविधाएं, अभी जैसे कि डॉक्टर जैसे अपने डॉक्टर साहब जो है वो खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं बुजुर्ग के लिए। अभी मेरे पास में जो बुजुर्ग है वो विदाउट आधार कार्ड, विदाउट राशन कार्ड, विदाउट लाइट बिल, विदाउट, बल्कि उन लोगों को कुछ नाम अपने खुद के भी मालूम नहीं है, बल्कि पुलिस स्टेशन जो रख के देगा। और शासन के पास जब मैं जाऊंगा शासन दरबार में, तो आपका आधार कार्ड पहले लिंक होना चाहिए, फिर आपको राशन मिलेगा। कई समस्या है इसमें। तो ये बड़े पते की बात बताइए सर आपने, बहुत ही जो तो मतलब नहीं जानते इसके माध्यम से हम सरकार के पास गए तो सर इसका आधार कार्ड चाहिए, इसका लाइट बिल चाहिए, फिर वो लिंक किया जाएगा, फिर उसको राशन मिलेगा, वो कितना मात्रा होगा, फिर उसको 2 रुपए का भाव होगा। सब शासन उनकी जगह सही है, लेकिन शासन को तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उन अधिकारियों ने थोड़ा डीप में जाकर के, जो लोग रास्ते पे हैं उनको माँ का ठिकाना नहीं, तो बाप को ठिकाना नहीं, तो उनका अगर कोई नहीं है लेकिन उन्होंने जन्म लिया है तो उनको बेटा जरूर, बाप जरूर है, वो कोई परिवार से जरूर। जी सर, जी सर। मुझे लगता है कि उनका कनेक्शन थोड़ा सा कौन काम करेगा, ये कई सारी समस्या है उनका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उनकी जो चीजें हैं, बिल्कुल सर। सर अब एक तरीके से हम अपना कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले मैं उदय सर के पास आऊंगी कि एक चीज तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया दोनों के लिए है, क्योंकि मैंने पाटिल सर के बच्चों को भी काम करते हुए देखा। इनका बेटा है, अगर संस्था में कोई कार्य होता है वो दिन रात अनवरत कार्य करता है, और ऐसे ही आपके बच्चों के बारे में है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन में परोपकार की भावना, परहित की भावना भरने के लिए पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उदय सर। परोपकार की भावना जो है वो मतलब माँ बाप के संस्कारों से ही आती है। और मैं तो बोलता हूँ कि अपना भारत देश जो है मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ पला है, बड़ा है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को मातृदेवो भव पितृदेवो भव की अगर शिक्षा दी गई तो वो हर एक बुजुर्ग में अपने माँ बाप के दर्शन करेंगे। तो मैं नहीं मानता कि ऐसी समस्या कोई मेरे जैसे या सर जैसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भारी वजन आएगा। हर एक बच्चा अगर सीख जाएगा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो शायद मेरे हिसाब से इतने सीनियर सिटीजन दुखी नहीं रहेंगे। बिल्कुल 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 सर। तो ये बहुत पते की बात आपने बताई है। पाटिल सर, आपको मैं बताऊंगी कि आप हमारे दर्शकों को और एक समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अभी समाज में, अपना समाज जो है वो अपन से बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। हम उनको क्या संदेश दे जो हमारे पास ऑटोमेटिक से पहुंच जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जो है। हमारे यहाँ पहुंचते हैं वो बिल्कुल संस्कार ही है, इसके बारे में हमको कोई शंका नहीं है। और जो लोग धीरे धीरे हमारे साथ में, क्योंकि जो हम कार्य एकदम पूरे भारत देश के एक रेणु अणु के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, और उसके हमको आपने आज इन सभी लोगों के बीच में लाया, यही हमारे लिए धन्य है। कई लोग सोचते हैं मैं जाऊं, लेकिन उनके पास समय नहीं है।
कई लोग आते हैं, सर बड़ा भाग के आया हूँ, मेरे को 2 मिनट में मैं गाड़ी खड़ी करके आया हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन है, समय देने वाला आ रहा है, उनको मिलना चाहता है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि खाली समाज को इतना ही कहना चाहूंगा कि वो महीने में, 2 महीने में नहीं, पूरे 365 दिन में ये कार्य के लिए खाली 2 घंटा जो ये कार्य कर रहे हैं, आप उनको मिलने गए हैं तो उनके यहाँ जा करके वो क्या कार्य कर रहे हैं वो 2 घंटा बैठ करके उनको समझे। फिर उनके बाद वो उनको जो भी देना है उनके माता पिता को देना है तो वो उस टाइम दे। लेकिन मैं यही विनती करूंगा कि रुपेश पाटिल को आपके फेसबुक के माध्यम से अगर किसी ने देखा होगा तो मुझे बिना जाने और मेरे यहाँ बिना विजिट किए मुझे कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है। एक बात तो मुझे आप दोनों की बातों से क्योंकि समझ हमारे में आया है। संस्था का ब्रीद ही है, हाँ जी सर, कि हमारा ब्रीद है जेथे कम वहां हम। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ आएगा, हमको देखेगा, फिर वो अगर 1 रुपए में 100 जन को खाना खिलाना चाहता है तो 1 रुपए में हमारे 100 पर्सन खाना खा लेते हैं। क्योंकि 1 रुपए का तेल हम दुकान से मंगा के वो खाने में डाल देते हैं, आज का भोजन आप ही के नाम। ये हमारे यहाँ की प्रथा है और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि किसी को देना तो है लेकिन जेब में नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जेब में नहीं आना, मैं जा रहा हूँ पुणे, लेकिन अगर उसकी भावना है मेरे पास 1 रुपया है मैं दे दूं और इसमें मेरे 100 बुजुर्ग खाना खा लेंगे। जैसे कि हमारा तिलगुल का त्योहार है संक्रांति, 1 तिल 7 भाइयों ने खाई थी, फिर उसके बाद में अपना त्योहार चालू हो गया। वैसे ये भी है, अगर उन्होंने 1 रुपया हमको दिया, 1 रुपये में का तेल लेकर के सब्जी में डाल दिया तो सब्जी खाएंगे चपाती के साथ, ऑटोमेटिक उनका खाना हो जाएगा 1 रुपये में। और देने वाले ने 1 रुपया दिया, बहुत बड़ा उनका हम आभारी है, क्योंकि उनको ये भावना तो जागरूक थी कि मैंने कुछ दिया और मेरे 100 लोगों ने 1 रुपये में खाना खाया। तो वो सबसे बड़ा हमारा दाता होगा कि जो 1 रुपया देता है और सबको खाना खिलाता है। क्योंकि उस आज वो हमारी ओर थोड़ा हो ना 100 में से 1% वो समाज सेवा की ओर आ रहा है और समाज सेवा करने वाला है, परोपकार करने वाला है, ये हम चाहते हैं। अगर कोई, मैडम सुनिए, कोई आया नहीं आया तो भी हम हमारे मम्मी पापा को, बुजुर्गों को, बच्चों को खाना खिलाने ही वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें 1 रुपए के तेल की मात्रा बढ़ गई, यही हम चाहते हैं। बूंद बूंद से दरिया भरता है और बूंद बूंद से हमारे पास में 1 जाता है तो 2 आते हैं, 1 जाएगा 2 आएंगे, 2 जाएंगे 1 आएगा, ये सिलसिला चालू रहेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे 300 माता पिता है, तो मेरे पास भी आज की डेट में 110 माता पिता है, बच्चे भी है, और 36 मेरे को छोड़ करके, मेरी विदाई लेकर के वो भगवान के पास पहुंच गए। तो ये भी समस्या है। डॉक्टर साहब तो जो है कि खाना दे रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब आपको विनंती है, क्योंकि मीडिएटर वर्षा जी है, क्योंकि ये बुजुर्ग अगर आपके घर के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग है, आप जिसको टिफिन दे रहे हैं, फैमिली है, तो उनका अंतिम संस्कार का अगर हमारी संस्था को बोल देंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आपने हमको फोन कर दिया, सर वो घर में मेरा जो मम्मी पापा था उसका एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी मैं क्या करूं, तो वो संस्था का अंतिम विधि जो है हमारी संस्था करने के लिए आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलेगा, वेलकम। एक हाथ ने दूसरे हाथ को थाम लिया। मैं अपना जीवन धन्य समझती हूँ कि पाटिल सर और मोदी सर एक दूसरे के सहयोग से अपनी संस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज तो मुझे आप दोनों की बातें समझ में आ गई है कि श्रवण टिफिन सेवा और श्री नित्यानंद आश्रम किसी मंदिर से कम नहीं है। इन पे मत्था टेकने के लिए हम लोगों को जाना चाहिए, और इनमें अगर हमने अपनी श्रद्धा भाव से, तन से, धन से, जैसा भी पाटिल सर और मोदी सर ने बताया, धन की आवश्यकता नहीं, अगर हमने तन मन से भी इनके साथ जुड़ गए तो एक तरीके से हम उन बुजुर्गों को, उन बेसहाराओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और मैं आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इतने हंसमुख चेहरे हमारे डॉक्टर उदय मोदी जी, मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि हमारे उदय सर एक्टर भी हैं, सीरियल्स में, गुजराती
हॉस्पिटल्स में कार्य करते हैं, जो कि एक इनकी प्रतिभा है। तो सर मैं आपकी इतने बहुमुखी प्रतिभा को नमन करती हूँ और आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद थैंक यू देती वेरी हूँ। मच। कई दर्शकों ने तारक मेहता में बार बार देखा होगा मुझे। जी जी जी, देखा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मैं उनका फ्रेंड बन के आता हूँ, मेरा उसमें नाम है परेश। तो कई बार मैं अच्छा। 2-3 महीने के बाद में एक बार आता रहता हूँ जी। तारक मेहता जी के हमारे यहाँ जो है, सॉरी मैडम, सॉरी बीच में आ रहा हूँ। तारक मेहता जी का उल्टा चश्मा जो कि उसमें शनिदेव जो अपने थे, वो भी हमारे शंकर जी, क्या नाम है उनका, दुबे जी की शंकर जी ऐसा कुछ है। शनिदेव वो सीरियल में काम करते थे पहले, वही तारक मेहता में है शायद। पांडे जी, पांडे जी, हाँ दया शंकर पांडे जी, वो भी हमारे यहाँ आकर के गए हैं और आपको भी हम इनवाइट करेंगे, मतलब। बिल्कुल आऊंगा और हाँ, और एक कहना चाहूंगा, हम तो मराठी में हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गुजराती मीडियम स्कूल का ही प्रिंसिपल हूँ, मलाडी स्नोजोन स्कूल का, जिसके लिए मैं आपका भी फैन हूँ। वहां देखा अलग है, यहाँ देख रहे हैं अलग है। बिल्कुल बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए दो आज व्यक्ति तो मेरे सामने हैं। तो मैं आप लोगों का अभिनंदन, वंदन और अपने दर्शकों को अपनी 4 लाइनें अपनी कविता की सुनाकर इस मंच से विदा लेंगे हम। तो अपनी पंक्तियां आप दोनों को मैं निवेदित करती हूँ। पर सेवा में जिसने अपना, पर सेवा में जिसने अपना जीवन सारा वारा है, पर सेवा में जिसने अपना जीवन सारा वारा है, विवेकानंद के जैसा उसने जगत किया उजियारा है, विवेकानंद के जैसा उसने जगत किया उजियारा है। कौन कहे नहीं प्रभु धरा पर, कौन कहे नहीं प्रभु धरा पर, ये ईश्वर के दूत है। नाज करेगी दुनिया सारी, ये भारत के सपूत है। हाँ, ये भारत के सपूत है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का दिन, आज का मेरा जीवन आप लोगों ने सार्थक कर दिया है। आप मेरे मंच पर आए, आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैडम जी, हमारी सार्थक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। आप, हाँ सर, क्या बोल रहे हैं पाटिल सर, आप बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपका जीवन सार्थक कर दिए हैं, हमारी सार्थक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। क्या बात है। और उदय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पाटिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रुपेश जी, थैंक यू वेरी मच।